गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोगों के साथ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो अमेंडमेंट आए हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये अमेंडमेंट्स नवंबर 2021 एग्जामिनेशन या उसके बाद के एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। मई 21 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मई 21 एग्ज़ाम भले ही पोस्टपोन हो के अगस्त में होगा या कभी भी होगा, जब होगा तो उसके लिए फिर भी ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा बिकॉज इट्स नोन एज मई 21। सो मई 21 मीन्स दैट उसमें वही अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं जो अक्टूबर 2020 तक आए हैं, उसके बाद के नहीं। तो जो अभी मैं ऑडिट रिपोर्ट के अमेंडमेंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ फॉर नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स। सर ये अमेंडमेंट किसको एप्लीकेबल है? ये इंटरमीडिएट को, फाइनल को, सबके लिए ये एप्लीकेबल अमेंडमेंट है। इट्स अ वेरी सिंपल अमेंडमेंट, कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मतलब परेशान होने वाली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अमेंडमेंट के पहले उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ तुमको, सुन लो ध्यान से। ऑडिटर जो भी कम्युनिकेशन करना है शेयर होल्डर के साथ थ्रू ऑडिटर्स रिपोर्ट करता है, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर दो एनेक्शर्स भी होते हैं। एक होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का एनेक्शर और दूसरा होता है कारो का एनेक्शर। इन दो एनेक्शर्स में अभी कुछ नहीं, जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट आया है। इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट, जो मेन ऑडिट रिपोर्ट बनता है उसमें ऑडिटर को ऑडिट ओपिनियन के अलावा सर्टेन लीगल मैटर्स पे कमेंट्स करना पड़ता है। दोज लीगल मैटर्स आर एंश्राइंड इन सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3। तो कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 143, बड़ा फेमस सेक्शन नंबर है, वही इकलौता सेक्शन नंबर है जो बताता है कि ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या क्या होते हैं, पावर्स क्या क्या होते हैं। इट इज़ मोस्टली अबाउट ड्यूटीज़, पावर तो उसमें बहुत कम कम है, ठीक है, ड्यूटीज़ ज़्यादा है। तो 143 सबसेक्शन 3 के अंदर 10 मैटर प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई इन 10 मैटर्स पे ऑडिटर को कमेंट करना है। दोज आर मोस्टली लीगल मैटर्स जिन पे ऑडिटर को कमेंट करना है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे तो बेटर रहेगा थोड़ा। 143 का 3 10 मैटर्स, ठीक है। ये 10 मैटर जो होते हैं इनको मैं क्लास में याद कराने के लिए एक मेमोरी एड लिखवाता हूँ, बाप ऑफ दीपिका। इस तरह से बोल के एक 10 पॉइंट्स का हम लोग याद भी करते हैं क्लास में। तो इसमें जो 10वां पॉइंट है ना, जो 10th पॉइंट है, उसी में अमेंडमेंट है, उसी में अमेंडमेंट 10th पॉइंट में लिखा हुआ रहता है सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो 10th मैटर है, सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उसमें ना पहले एकदम शुरू में 3 रूल्स के अंदर, रूल नंबर 11 में, ये रहा अपना रूल नंबर 11, ठीक है, ये आपको दिख रहा है रूल नंबर 11। तो सबसे पहले रूल नंबर 11 में उस 10th मैटर के अंदर 3 मैटर्स प्रिस्क्राइब हुए थे। फिर उन्होंने उसके अंदर एक मैटर और जोड़ दिया था डीमोनेटाइजेशन वाला, तो 4 मैटर्स हो गए थे। अब फिर उसमें अमेंडमेंट आ गया है, वो डीमोनेटाइजेशन वाला तो टेम्पररी था तो उसको अब हटा दिया है और अब उसके बदले 3 और नया डाला है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो 143 के 3 में 10 मैटर्स थे, उसमें जो 10th मैटर था उसके अंदर पहले 3 प्रिस्क्राइब किया गया था, फिर एक डीमोनेटाइजेशन का ऐड किया गया था मेकिंग इट 4। अब उन्होंने उसमें चेंज किया डीमोनेटाइजेशन को हटा दिया विच वॉज एक्सपेक्टेड, और उसमें 3 और मैटर्स ऐड कर दिए। तो कुल मिला के अब उसके अंदर 6 पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये 6 पॉइंट्स क्या है सर? 10 मैटर के लिस्ट में जो 10th मैटर है उसके अंदर 6 पॉइंट्स है। 10 मैटर का जो लिस्ट है उसके अंदर जो 10th मैटर होता है, 10वां मैटर, उसके अंदर 6 पॉइंट्स का लिस्ट है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये रहा, ये तीन एकदम शुरू में प्रिस्क्राइब हुए थे, आज भी है और रहेंगे, ठीक है। ये 3 मैटर्स, ये हम लोग पढ़ते भी हैं क्लास में। इसको मैं याद कराने के लिए एक वर्ड बोलता हूँ पीपीएफ। पी मतलब पेंडिंग लिटिगेशन। ऑडिटर को पेंडिंग लिटिगेशंस के ऊपर कमेंट करना है कि क्या पेंडिंग लिटिगेशंस, लिटिगेशन मतलब होता है लीगल केस, कि कंपनी के खिलाफ जो भी पेंडिंग लीगल केसेस चल रहे हैं खिलाफ, या कंपनी ने किसी और के खिलाफ किए हैं, तो उसका कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या असर पड़ेगा। तो पहला है पी। दूसरा होता है कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को लगता है कि अल्टीमेटली देयर इज अ लॉस, तो वो लॉस के लिए कंपनी पहले से बुकिंग कर ले, कंपनी शुड क्रिएट प्रोविजन फॉर लॉस, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन फोर्सिएबल मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। और तीसरा है फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड।
कंपनी ने पहले कभी डिविडेंड या डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स का पैसा बांटा होगा, वो उल्टा आ गया होगा बिकॉज शेयर होल्डर ने रिसीव नहीं किया, या गेट बंद था, घर क्लोज था, जो भी, तो वो पैसा कंपनी 7 साल तक अपने पास रखती है एक एस्क्रो अकाउंट में और उसके बाद उसको शिफ्ट कर देती है आईपीएफ फंड में। तो यहाँ थर्ड पॉइंट में बताना है कि कंपनी के पास ऐसा कितना अमाउंट है जो कंपनी को आईपीएफ फंड में जमा करना है। ठीक है, कंपनी टाइमली जमा कर देती है, लेट तो नहीं करती, एंड ऑल दैट। तो सर ये 3 पॉइंट अमेंडमेंट नहीं, ये 3 पॉइंट एकदम शुरू से जब से आए हैं तब से चल रहा है। चौथा पॉइंट जो था दैट वाज डीमोनेटाइजेशन। ये क्या था ये भी बता देता हूँ। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। तो एक कमेंट करना होता था ऑडिटर को कि भाई 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक, मतलब लगभग 2 महीने तक कंपनी ने उन पुराने बैंक नोट्स के साथ क्या किया, पुराने 500 1000 के नोट्स का क्या किया, ऑडिटर को कमेंट करना है। तो अब ये इतनी पुरानी बात हो गई कि इसको ज़बरदस्ती का रखा हुआ था, तो फाइनली उन्होंने काट के इसको हटा दिया, विच इज़ नाइस। तो अब ये हट चुका है। ठीक है, पॉइंट नंबर डी। अब सर ऐड हुए हैं नए 3 मैटर्स, और ये नए 3 मैटर्स जो हैं ये इसमें ई एफ जी, तो एफ और जी तो छोटा छोटा है, ये देखो इधर एफ और जी तो एकदम छोटा छोटा है, 2 पॉइंट्स है, एकदम सिंपल, कोई लोड नहीं। ई नंबर पॉइंट जो है ना वो बहुत लंबा है। ई नंबर के अंदर इन्होंने 3 बुलेट क्रिएट कर दिया, मतलब जस्ट इमेजिन सेक्शन 143 का सबसेक्शन 3, उसके अंदर 10 मैटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। जे के अंदर है ये 7 पॉइंट्स, ए बी सी डी ई के अंदर है रोमन 3 पॉइंट 1 2 3। तो एक स्टूडेंट जो है जब इस अमेंडमेंट को देखेगा तो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ होगी, इस ई नंबर पॉइंट में होगी। इसके अलावा उसको तकलीफ नहीं होने वाली स्टूडेंट को। वो एफ और जी तो देख लेगा, हाँ छोटा सा समझ गया, कंट्रोल में आ गया, वो ई नंबर को देखिए परेशान होगा। तो मैंने क्या किया है, ई नंबर को बहुत अच्छी तरह से देखो मार्क कर दिया, कैन यू सी दैट, मैंने अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट वगैरह कर दिया, और मैं इसको और सिंपल वे में तुमको समझाऊंगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ई, इसका एक सार तो लिखना चाहिए, बिकॉज हर पॉइंट को एक टाइटल और एक थीम दे दो, उससे क्या होता है ना याद करना बहुत इजी हो जाता है। लिख लो इनडायरेक्ट लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स नॉट शोन इन एफएस। एफएस मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनडायरेक्ट लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने किसी को दिया है और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ढंग से शो नहीं किया है, ऐसा किया है इस कंपनी ने, ये गलती काम किया है कंपनी ने, तो इसको आपको डिस्क्लोज करना है रोमन 1 2 और 3 में। अब सर कैसे करना बताओ, सी बिलो, तो मतलब नेक्स्ट पेज, मैं नेक्स्ट पेज में ना तुम्हारे लिए इसका एक डायग्राम बना दूंगा, तो उससे तुमको समझना और याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद तुम आके लैंग्वेज पढ़ोगे, तुम्हारे लिए एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, टर्न कर रहा हूँ मैं, ये 2 पेज का अमेंडमेंट है, जस्ट लुक एट दिस, ये अपना 2 पेज का अमेंडमेंट है। तो अभी मैंने यहाँ पे तुम लोग को दिखाया ये सब, तो ये ई नंबर पॉइंट को मैं अगले पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहीं पे पॉइंट ई के अंदर 3 पॉइंट्स थे, तो सबसे पहले रोमन 1, ये है वो कंपनी जिसकी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, तुम इसी का ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, जिसका ऑडिट होता है या मैं जिसका ऑडिट करता हूं, तो मुझे तो तुम ऑडिटर बोलोगे, तो उसको क्या बोलोगे, क्लाइंट बोल सकते हो या ऑडिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस कंपनी का अपने ऑडिट कर रहे हैं, इन्होंने लोन या इन्वेस्टमेंट किया है एक कंपनी में या एक एंटिटी में, एनी काइंड ऑफ पर्सन, अब कंपनी होना जरूरी नहीं, अब एनी टाइप ऑफ पर्सन चलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडियरी, विथ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव कि वो लोन का पैसा या जो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा वो तुम नहीं रखोगे, तुम पास ऑन कर दोगे। ठीक है, तुम उसको क्या करोगे, पास ऑन कर दोगे। किसको पास ऑन कर दोगे, अल्टीमेट बेनिफिशियरी को।
अब ये दोनों जो है ना सर, ये दोनों एनी टाइप ऑफ पर्सन या एंटिटी हो सकता है, मतलब इनका कंपनी होना जरूरी नहीं है, एनी टाइप ऑफ पर्सन और एंटिटी, ठीक है। तो लास्ट वाले दो का कंपनी होना जरूरी नहीं है, मतलब कंपनी ने एक एंटिटी या पर्सन को लोन इन्वेस्टमेंट दिया विद द इंटेंशन कि तुम उस दूसरे को दोगे, तो भाई डायरेक्टली क्यों नहीं दिया, इनडायरेक्टली क्यों दिया, और अगर दिया तो कोई बात नहीं, यू शो इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि हमने इंटरमीडियरी को लोन इन्वेस्टमेंट इसलिए दिया ताकि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दे सके। या आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दो तो ऑडिटर को ऊपर कमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि यू हैव नॉट शोन दिस सर्क्यूलर लोन इन्वेस्टमेंट, सर्कुलर मतलब घुमा के दूसरे को देना, इनडायरेक्ट लोन इन्वेस्टमेंट, वो आपने एफएस में नहीं दिखाया, तब ऑडिटर को अपने कमेंट करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। आओ अब एक बार इसको ड्रॉ कर लिया होगा तुमने, ओके। कंपनी ने लोन इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी को दिया विद द ऑब्जेक्टिव कि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दे। दिस इनडायरेक्ट लोन इन्वेस्टमेंट इफ इट इज शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन ऑडिटर को टेंशन नहीं है, नॉट शोन देन ऑडिटर हैज टू कमेंट, ओके। यहां पे ड्यूटी क्या है, management will give representation to auditor। मैनेजमेंट लिख के देगा ऑडिटर को, ठीक है। ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड होता है ऐसे 580 जिसमें ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन बनाता है, सॉरी मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन लिख के ऑडिटर को देती है, एक्चुअली बनाता तो ऑडिटर ही है, पर बोलने की बात ये है कि ऑडिटर प्रिपेयर करके मैनेजमेंट को देता है, फिर मैनेजमेंट साइन करके उसको एड्रेस करती है ऑडिटर को। तो मैनेजमेंट एक तरह से लिख के रिप्रेजेंटेशन देती है ऑडिटर को कि हाँ जी हमने चेक कर लिया, ऐसा कोई भी इनडायरेक्ट लोन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो एफएस में डिस्क्लोज किया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्या मैनेजमेंट के लिख देने से, सिर्फ ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे देने से ऑडिटर का काम खत्म हो जाएगा? नो, ऑडिटर shall also perform reasonable audit procedures to verify, मतलब ऑडिटर को भी अपनी तरफ से कुछ रीजनेबल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे टू वेरीफाई दिस कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। देखो अगर इनडायरेक्ट लोन इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है और उसको कंपनी एफएस में शो कर रही है देन नो प्रॉब्लम एट ऑल, नहीं शो कर रही है दैट इज द प्रॉब्लम, तभी ऑडिटर को यहाँ पे कमेंट करना पड़ता है। लोन्स इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कंपनी लॉ में एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है 186 विच हैज टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। सो मे बी वन ऑफ द रीजंस इज कि घुमा के देने का पर्पस ये है टू अवॉइड द कंप्लायंस ऑफ 186, इट इज जस्ट वन ऑफ द रीजंस, हालांकि दिस इज देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो, ठीक है, कि कंपनी शायद आइडेंटिटी छुपाना चाहता हो, ये भी हो सकता है। क्लियर है? अब चलो ऊपर देखते हैं, आओ। अब तुम खुद ये ई का 1 पढ़ो, तुमको कितना इजी लगेगा, है ना। वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड, मतलब पहला स्टेप की मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करके लिख के देगा ये बात, टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ, मतलब मैनेजमेंट अपनी सूझबूझ से लिख के देगा बाकायदा जो उनको पता है, अदर देन एज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है एफएस, तो अगर एफएस में डिस्क्लोज कर दिया तो यहां पे आएगा ही नहीं, एफएस में नहीं डिस्क्लोज किया तभी तो पंगा है यार, तभी तो पंगा है। मैंने बगल में क्या लिखा है, नॉट, ब्लू कलर देखो, नॉट शोन इन एफएस, ठीक है। दैट क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, दैट नो फंड्स हैव बीन एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड बाय द कंपनी टू इंटरमीडियरीज, मतलब कंपनी ने इंटरमीडियरी को दिया विद द अंडरस्टैंडिंग, मतलब पहले से प्लान था दैट द इंटरमीडियरी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्संस कॉल्ड अल्टीमेट बेनिफिशियरीज। तो अगर कंपनी ने लोन इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी को दिया विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इंटरमीडियरी वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी को देगा एंड सच एन इनडायरेक्ट लोन इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब ऑडिटर को कमेंट करना है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लिख के देगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्लस ऑडिटर को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सर ये कहाँ लिखा है, आपने ये तो बता दिया स्टेप नंबर 1, ठीक है, कि भाई मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन देना है, ये कहाँ लिखा है कि ऑडिटर को भी वेरीफाई करना है, वो थर्ड पॉइंट में लिखा है, ठीक है। यह स्टेप 2,
ऑडिटर को भी रीजनेबल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरीफाई करना है कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है. नथिंग हैज, पढ़ो सेकंड लाइन इसमें, नथिंग हैज कम टू देयर नोटिस दैट हैज कॉज्ड देम टू बिलीव दैट द रिप्रेजेंटेशन मेड अंडर क्लॉज 1 and 2 इज मिसस्टेटमेंट, कंटेन्स मिसस्टेटमेंट. तो ऑडिटर को भी अपनी तरफ से कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे. ठीक है. अब जब तुम ई का 1 देख लिए और 3 देख लिए तब तुमको एक आइडिया हो गया है कि अच्छा ये तो सिंपल ही था, इसका अल्टीमेट मतलब यही है कि कंपनी ने अगर इनडायरेक्ट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स दिया है किसी को और वो एफएस में शो नहीं किया है तो ऑडिटर को कमेंट करना पड़ेगा. ओके. रोमन 2 इसी डायरेक्शन में, बट यहाँ पर थोड़े से तरीके अलग हैं. जैसे रोमन 1 में क्या हो रहा था कि कंपनी दे रही है इंटरमीडियरी को और इंटरमीडियरी दे रहा है इसको, तुम्हारे अल्टीमेट बेनिफिशियरी को. यहाँ उल्टा हो रहा है, कोई और अभी रोमन 2 में मैं बना दूंगा डायग्राम, डोंट वरी, कोई और कंपनी को दे रहा है और ताकि कंपनी खुद नहीं रख के किसी और को दे दे. तो व्हाई इज द कंपनी बिहेविंग एज एन इंटरमीडियरी? ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा रोमन 2. फंडिंग पार्टीज ये लोग दे रहे हैं कंपनी को जो कि हमारा क्लाइंट है, पर कंपनी के खुद के लिए नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं फॉर समवन एल्स, अल्टीमेट बेनिफिशियरी. यहाँ सीन समझ में आ रहा है? मतलब someone else is giving to the company but not for the sake of the company, for the sake of an ultimate beneficiary. तो ये भी आपको रिपोर्ट करना है. ठीक है. अगेन इफ इट इज शोन इन दी एफएस then you don't have to comment over here. If it is not shown then only you have a responsibility to comment. Same 2 steps जो ऊपर लिखा है. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऑडिटर भी अपनी तरफ से रीजनेबल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चेक करेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. अब जैसे देखो यार, तुम ये देखो 2 लेवल पे मैंने काम किया है. एक तो मैंने वहाँ पे कैप्शन दे दिया था, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कैप्शन से क्या होता है तुरंत समझ में आ गया. इनडायरेक्ट लोन इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट मतलब घुमा के दे रहे हैं, टू लोन इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट शोन इन दी एफएस. ठीक है. तो ये कैप्शन से ही आधा बात तो तुरंत दिमाग में आ जाता है, फिर रहा सा कसर डायग्राम पूरा कर देता है. अब रोमन 2 पढ़ लेते हैं हमने, चल के देखो फिर से. देखो वही अपना स्टेप 1 आएगा. मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन as disclosed in the notes to accounts, which means FS, that no funds have been received by the company from funding party. Funding party any person, any entity हो सकता है, with the understanding that the company shall directly or indirectly lend or invest to ultimate beneficiaries. कि कंपनी को मिला है और कंपनी इसलिए कि कंपनी किसी और को दे दे. तो अगर ऐसा आप लोगों ने किया है, इफ यू हैव शोन इन दी एफएस देन इट इज वेल एंड गुड. इफ यू हैव नॉट शोन तब यहाँ पे आ जाएगा. तो सबसे भयंकर पॉइंट यही था जो मुझे तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करके पढ़ाना ज़रूरी था. अब तुम इसको समझ चुके हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. ये था, दिस इज पॉइंट नंबर ई. नाउ विल गो टू पॉइंट नंबर एफ. ठीक है. पॉइंट नंबर एफ इज अबाउट डिविडेंड. ओके. सी, मोस्ट कंपनीज डोंट पे डिविडेंड. ये आप एक फैक्ट समझो. एज अ स्टूडेंट दुनिया थोड़ी तुम्हारी अलग है.
और रियल वर्ल्ड की दुनिया थोड़ी अलग है। रियल वर्ल्ड में आप समझो मेजॉरिटी कंपनीज कौन सी हैं, पब्लिक है कि प्राइवेट है? सर प्राइवेट है। प्राइवेट कंपनी मतलब घर का कंपनी, वहाँ काय का डिविडेंड, वहाँ सीधा मैनेजरियल रेमुनरेशन बोल के पैसा उठा लेंगे, और जिस पे सेक्शन नंबर 197 में कोई लिमिट भी नहीं है प्राइवेट कंपनी पे, ठीक है, तो वहाँ डिविडेंड का नौबत ही नहीं आता। डिविडेंड का नौबत कब आता है? जब पब्लिक कंपनी होता है, व्हेन यू हैव गॉट एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स। तो मोस्टली डिविडेंड के जो किस्से हैं ना, वो लिस्टेड कंपनी से केस में अराइज होते हैं। प्राइवेट कंपनी क्यों डिविडेंड देके सीडीटी अट्रैक्ट करेगा यार अपने ऊपर? कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। वहाँ जो खानदान के लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनी खोला, पैसा ही उठा लेगा सीधा, ठीक है, इन द नेम ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। उन पे मैं बता रहा हूँ 197 सेक्शन नंबर भी नहीं अप्लाई होता है। ओके, तो मोस्टली जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो डिविडेंड घोषित करते हैं। नाउ अगर आपकी कंपनी ने, जो क्लाइंट है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, अगर उन्होंने साल के दौरान डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब अप्रूव हो चुका है, पेमेंट बाकी है, डिक्लेयर का मतलब ना अप्रूव होता है। अगर इंटरिम डिविडेंड है तो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होता है, और अगर फाइनल डिविडेंड है तो एजीएम में अप्रूव होता है, ठीक है। तो डिविडेंड में डिक्लेयर का मतलब ये नहीं कि घोषणा, डिक्लेयर मीन्स अप्रूव्ड। तो अगर आपने डिविडेंड अप्रूव हो गया है या पे हुआ है, देन दे वांट द ऑडिटर टू चेक द लीगल कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 123। डिविडेंड के ऊपर सेक्शंस का जो रेंज होता है वो होता है 123 से लेके 127 तक, जिसमें मास्टर सेक्शन है 123 डिविडेंड का सेक्शन। एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न दिस सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 123, 123, सिंपल। तो डिविडेंड अगर कंपनी ने दिया है तब हमारे ऑडिटर को मेहनत करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि सेक्शन 123 पूरी कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। Let me remind you once again that this entire thing that we are reading, it is a part of those 10 matters. 10 matters का जो 10th मैटर है उसका ये अंदर 6 पॉइंट्स है, और ये सारी चीज़ क्या है, लीगल मैटर्स पे कॉमेंट। तो अगेन ऑडिटर को यहाँ लीगल कंप्लायंस ही चेक करना है डिविडेंड का, सेक्शन 123 का, ठीक है। नेक्स्ट एक नया पॉइंट आया है जो कंपनी लॉ में 2-3 जगह पर डाला भी गया है, वो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सर अब ये इसमें सिस्टम क्या है? बहुत मामूली, कोई ऐसा हेडक का कुछ भी नहीं, एकदम सरल चीज़ है, ठीक है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर अकाउंट्स यूजिंग सम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। द मोस्ट कन्वीनियंट एंड ईजिली अवेलेबल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज टैली। टैली नाम सुना होगा, TALLY, ठीक है। तो टैली हर जगह अवेलेबल है, तुम लोगों ने कभी देखा भी होगा, करते हो किसी को भी देखा होगा। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। वैसे हर कंपनी का अपना अलग भी होता है, कस्टम मेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं, बनवाए जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी में SAPs होते हैं, अलग अलग तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। नाउ द थिंग इज कि सरकार चाहती है कि अगर आप कभी भी अपने अकाउंट्स में कुछ चेंजेस करो, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो या एनी काइंड ऑफ चेंज करो, तो वो पता चल जाए, ठीक है। जैसे अगर आप सपोज पेपर पेन पे कोई चीज़ लिख रहे होते और गलती हो जाती, तो आपको वो काटना पड़ता, और काट के आप आगे बढ़ते तो निशान तो वही रह जाते कि हाँ देखो काटा गया है, हाँ देखो ठीक किया गया है। पर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, कंपनी लोग का जब मन होता है अपने अकाउंट्स के अंदर जो चाहे वैसा चाहे वो डेटा चेंज कर देते हैं, एंड नोबडी गेट्स टू नो अबाउट इट, नॉट इवन द ऑडिटर को भी पता नहीं चलेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर था, उसमें कब चेंज कर दिया, क्या कर दिया, पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं। तो इन्होंने बोला कि एनी कंपनी विच इज प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट्स यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फॉर दैट कंपनी यू हैव टू चेक two requirements that are met by the software. मतलब your accounting software should meet 2 criterias. Number 1, ऑडिट ट्रेल। आपका वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि उसमें ऑडिट ट्रेल बन जाए। ये ऑडिटर के लिए वरदान साबित हुआ है, मतलब दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज अ बून टू द ऑडिटर्स एंड अ बेन फॉर द कंपनी को तो मतलब अभिशाप है, हमारे लिए वरदान है। क्योंकि ऑडिटर जब भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट करता है, तब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है उसको, कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्री ट्रेल ही नहीं मिलता। सर ट्रेल का मतलब क्या होता है? ट्रेल मीन्स अ चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या बोला? ऑडिट ट्रेल मीन्स अ चेन CHAIN, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कोई ट्रेल होता नहीं है। ट्रेल मतलब होता है निशान, आपके कदम, जो रास्ता बनाया हुआ है वो कुछ पता ही नहीं चलता। तो कब कंपनी वाले क्या चेंज कर दें, अकाउंट्स में हेराफेरी कर दें, नोबडी गेट्स टू नो ऑफ इट। तो इन्होंने साफ बोला कि भाई वैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे ऑडिट ट्रेल दिखाई दे, ठीक है। एंड उसी को पूरा करते हुए बोला उसमें एडिट लॉग क्रिएट होना चाहिए,
उसमें एडिट लॉग क्रिएट होना चाहिए। एडिट लॉग का मतलब क्या होता है कि कब कब सॉफ्टवेयर में क्या चेंज हुआ, किसने किया, किस डेट को, किस टाइम को किया, किस फाइल में, किस डेटा आइटम में किया, दैट्स कॉल्ड एडिट लॉग। लॉग मतलब होता है टाइम वाइज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, क्रोनोलॉजिकल टाइम वाइज रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस, दैट्स कॉल्ड लॉग। ठीक है। तुम कंप्यूटर पे काम करते हो तो कंप्यूटर में तुम देखते हो कि जो भी फाइल को तुम ओपन करते हो, यूज़ करते हो, बाद में उसी फाइल के नाम क्या क्या लिखा रहता है, डेट मॉडिफाइड, टाइम मॉडिफाइड, मतलब इतना बजे इसमें चेंज हुआ था, करेक्ट, दैट्स अ लॉग। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग होना चाहिए कि कब कब किसने किसने चेंज किया। तो ऑडिटर को ये अब वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई अगर कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने अकाउंट्स बना रही है तो वेदर दैट सॉफ्टवेयर मीट्स दीज टू क्राइटेरियाज और नॉट। अंदर अच्छा सर, ये देश पे लागू कब से होगा? 2022 1 अप्रैल। Whether the company in respect of financial year commencing on or after 1st April 22 has used such accounting software for maintaining its books of accounts, which is a feature of ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग फैसिलिटी। देखा जाए तो एक ही चीज़ है, पर बेटर मैं तुमको हमेशा बोलूँगा कि इसको 2 पॉइंट की तरह याद करना, बिकॉज एग्जामिनर जो होता है ना वो कीवर्ड ढूंढता है। अरे ट्रेल का मतलब ही तो एडिट लॉग है, पर वो 2 वर्ड्स ढूंढेगा, उसको 2 चाहिएगा, तो तुम ऐसे 2 की तरह बोलो, ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग। ठीक है। एंड द सेम हैज़ ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब ये ऑडिट ट्रेल वाला जो फीचर है ये 12 महीना काम कर रहा था और इसके साथ किसी ने कोई टैम्परिंग नहीं किया इस फीचर के साथ। ये ऑडिट ट्रेल कंपनी ने प्रॉपर प्रिजर्व करके रखा है एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल तक प्रिजर्व करने पड़ते हैं? 8 ईयर्स, 8 साल तक। तो ट्रेल भी ऑब्वियसली बात है 8 साल तक। ट्रेल ऑडिटर प्रिजर्व करेगा कि कंपनी प्रिजर्व करेगा? तो 8 साल तक। ऑडिटर अपने वर्क पेपर 7 साल तक प्रिजर्व करता है। ठीक है। सो दीज आर द अमेंडमेंट्स इन 143 का 3। एक बार मैं फटाक से रिकैप करा देता हूँ। बाप ऑफ दीपिका के अंदर 10 मैटर होते हैं, 10वें मैटर के अंदर ये 6 पॉइंट्स हैं। पहला ABC के लिए PPF, चौथा डीमोनेटाइजेशन का हट गया। ई नंबर क्या है? इनडायरेक्ट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स नॉट शोन इन दी FS। F नंबर क्या है? ये डिविडेंड। 123 का कंप्लायंस। और G नंबर क्या? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड हैव 2 फीचर्स। अब एक और कमाल की चीज़ है जो हम लोगों को पता नहीं चलती, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। एक सेक्शन है 197, वो किस चीज़ के ऊपर है सर? वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन के ऊपर है। ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है, ये प्राइवेट कंपनीज पे नहीं होता। ठीक है, लिख लो सर। ये सेक्शन 197 किस पे अप्लाई होता है? ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है, ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है। 197 इज ऑल अबाउट मैनेजरियल रेम्युनरेशन। इट्स ऑल अबाउट मैनेजरियल रेम्युनरेशन। मैनेजरियल रेम्युनरेशन का मतलब क्या है? एक कंपनी अपने MD को, अपने होल टाइम डायरेक्टर्स को, ठीक है, MD, होल टाइम डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सन, इनको मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन दे सकती है, उसका लिमिट्स है। ठीक है, जो सेक्शन नंबर 197 सबसेक्शन 16 में बोला हुआ है। नाउ सेक्शन नंबर 197 का सबसेक्शन 16 जो है वो चाहता है कि ऑडिटर जब 143 का 3 में 10 मैटर पे कमेंट करता है तो एक 11वें मैटर पे भी कमेंट करे। सो लेट्स कॉल इट द 11th मैटर। ठीक है, बाप ऑफ दीपिका 10 मैटर्स और फिर और एक 11th मैटर जिसपे ऑडिटर को कमेंट करना चाहिए। अब आप 143 का 3 खोल के देखोगे तो उसमें आपको ये वाला मैटर नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? ढूंढना है तो 197 की 16 में। 197 जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे, वो उसका 16 नंबर जो सबसेक्शन है 197 का 16, वो बोलता है कि ऑडिटर को अपने रिपोर्ट के अंदर कमेंट करना पड़ेगा दैट कंपनी ने जो भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे किया है इट इज एज पर सेक्शन नंबर 197 एंड शेड्यूल 5। इट इज एज पर सेक्शन नंबर 197 एंड शेड्यूल 5। ठीक है, शेड्यूल 5 में बाय द वे भयंकर अमेंडमेंट्स आए हैं। जो लोग भी फाइनल के स्टूडेंट तुम लोग मेरे को देख रहे हो, मैंने शेड्यूल 5 में जो ज़बरदस्त अमेंडमेंट आया उसका ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दिया है। अब से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए भी स्लैब आ चुका है। ठीक है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। कमिंग बैक टू दिस वन, तो ऑडिटर को कमेंट करना है कि जो भी मैनेजर रेम्युनरेशन दिया इट इज एज पर सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5। अगेन यू आर आस्किंग द ऑडिटर टू चेक अ लीगल कंप्लायंस। सर द एंटायर 143 का 3 इज अबाउट लीगल कंप्लायंसेस ओनली, कि ऑडिटर को लीगल कंप्लायंस चेक करना है। कारों में भी वो बेचारा रिपोर्ट करेगा और यहाँ भी रिपोर्ट करेगा, मतलब ऑडिटर को कारों में भी रिपोर्ट करना है प्लस 143 का 3 में भी रिपोर्ट करना है। ठीक है, और ये बात बोली कहाँ पे गई है? 197 में। इसीलिए क्या है, ये मिस हो जाता है स्टूडेंट का, उसको पता ही नहीं रहता। आओ पढ़ते हैं। ऑडिटर मस्ट कंटेन
Auditor's report must contain comments on managerial remuneration. In our opinion, the managerial remuneration has been paid provided in accordance with Schedule 5 and Section 197. ठीक है, तो दैट वाज द अमेंडमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट. ये मैंने तुम लोगों के साथ अभी पूरा डिस्कस कर दिया है. ये जो 2 पेज के नोट्स आप देख रहे हो, मतलब ये तो मेरा हाथ का मार्क किया हुआ नहीं, जो कोरा नोट्स था वो मेरे वेबसाइट पे डाला हुआ है. जो अमेंडमेंट के नोट्स होते हैं ना, क्योंकि वो स्टैटिक कंटेंट है विच स्टूडेंट्स लुक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मैं वेबसाइट पे डाल देता हूँ. तो तुमको मेरे वेबसाइट में डाउनलोड्स के नीचे मिल जाएगा, कोई भी जाके आराम से क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है, नॉट एन इशू. ठीक है, एंड प्लीज़ ये सब नोट डाउन कर लेना उसमें पढ़, मतलब वीडियो देखने के बाद. ये तो यूट्यूब में जा रहा है तो तुम बार बार देख सकते हो, तो उसको तुम नोट डाउन करके रख लेना. ठीक है, एक और चीज़ मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ एक्स्ट्रा तुम लोगों को. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कारो को लेके कि यू डोंट वरी अबाउट कारो 2020. मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर व्हाट विल हैपन फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन, डू वी हैव टू स्टडी द ओल्ड कारो और द न्यू कारो. तो न्यू कारो नोटिफाई अब मतलब देश पे लागू होगा 1 अप्रैल 2022 से. अब सीए इंस्टीट्यूट ने भी अचानक से गुगली मारा, इट वॉज सपोज टू अप्लाई फ्रॉम May 21, बट उन्होंने बोल दिया नहीं May 21 में पुराना पढ़ना है. तो अब नवंबर 21 में नया पढ़ना है कि पुराना पढ़ना है, इट इज स्टिल नॉट क्लियर. लेट द इंस्टीट्यूट अनाउंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वी विल ऑल्सो नो अबाउट इट, और हो जाएगा. अब मेरी तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ वो बता देता हूँ. ओल्ड कारो 2016 की जो क्लासेस है, देयर आर 3 क्लासेस, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द यूट्यूब चैनल, तुम जाके पढ़ सकते हो. न्यू कारो 2020 का भी जो क्लासेस होगा, आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब फॉर यू. तो यू विल हैव बोथ द क्लासेस, ओल्ड कारो एंड न्यू कारो ऑन यूट्यूब. इफ़ यू मतलब जब भी प्रॉब्लम लगे तो तुम आराम से वहाँ से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो मैं तो वो यूट्यूब में डाल ही दूंगा, तुम उसका टेंशन मत लो. दूसरी चीज़ों में तो जो मुझे बोलना है, प्लीज़ हैव अ राइटिंग का हैबिट. मैनी स्टूडेंट्स डोंट राइट थ्योरी, इसीलिए उनका बहुत ही ख़राब हालत हो जाता है. एग्ज़ाम में उनका पेन चलता ही नहीं है, उनको खाली बस वो सम्स ही जो होते हैं ना जिन सब्जेक्ट्स में, वही करना आता है. थ्योरी वगैरह लिखने में उनका हाथ एकदम चलता ही नहीं है. मैं अपनी तरफ से 110% कोशिश करता हूँ क्लासरूम में. देखो तुम्हारे सामने ही कोरा था, कैसे पूरा नोट्स बनाया, जस्ट लुक एट दिस. एंड आई हैव रिटन अ गुड हैंड राइटिंग, कि हाँ तुम भी ऐसे सजा के संभाल के लिखो. मैं खुद ऐसा लिखता हूँ जैसे कोई स्टूडेंट अपने कॉपी में सुंदर से सजा के लिखता है ना, आई स्टिल राइट इट लाइक दैट, बिकॉज मैं सुंदर से अच्छे से बना के लिखूंगा नोट्स, तो तुम भी लिखोगे कि हाँ भाई टीचर लिख रहा है तो अपने को भी लिखना चाहिए. इट्स सिंपल, जैसा देखोगे वैसा ही करोगे. तो मैं अपनी तरफ से पूरा 110% कोशिश करता हूँ कि ये सब लिख दूँ. आज मैं भी तो चाहूँ तो पहले से लिख सकता हूँ और फिर आके यहाँ पे दिखा दूँ तुरंत, इट विल बिकम सो फास्ट. बट मेरे को मालूम है वो लॉस करेगा लॉन्ग टर्म में. यू मस्ट हैव राइटिंग प्रैक्टिस. थ्योरी में राइटिंग प्रैक्टिस जरा सा भी नहीं होगा ना, हाथ नहीं जमता एग्जाम में. तो क्लासरूम के अंदर मैं भयंकर क्लास नोट्स देता हूँ, लिखाता हूँ. प्लीज़ डू इट विथ मी, प्लीज़ राइट इट विथ मी. ठीक है, थैंक यू.